मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हाँ, तो हम लोग भूगोल में मानचित्र कार्य कर रहे थे, विश्व का मानचित्र जो है। तो अब तक हम लोगों ने विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों को समझ लिया मानचित्र के माध्यम से। अब आज हम लोग कंटिनेंट वाइज शुरू करेंगे, एक एक महाद्वीप को लेकर के जो है उनके देशों की स्थिति देखेंगे। देखो, मानचित्र कार्य अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपके हर सब्जेक्ट का लगभग काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि कम से कम देशों को जानना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि समसामयिक घटनाएं जितनी भी हैं वो सब इन्हीं पर आधारित हैं। इसलिए अपने विश्व को जानना बहुत ज़रूरी है। भारत के साथ साथ में विश्व को भी जानना ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरीके से इतिहास को समझ सकते हो, तभी आप अच्छी तरीके से जो है भूगोल को समझ सकते हो। ठीक है, इतिहास और भूगोल को समझने के लिए तो मानचित्र समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कंटिनेंट, कितने कंटिनेंट हैं हमारे विश्व में, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप में एक तो जो है बिल्कुल जहाँ पर जीवन ही नहीं है, लोग रहते ही नहीं हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप, तो उसका अध्ययन नहीं करना है मोस्टली, जो है बस खाली थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें देख लेनी है। बाकी 6 महाद्वीपों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है एक दिन में लगभग कोशिश करेंगे कि एक महाद्वीप पूरा करा दें। ठीक, तो आज हम लोग अपने एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो हमारा देश जिस महाद्वीप में स्थित है उसका क्या नाम है? एशिया महाद्वीप। ठीक, और एशिया महाद्वीप जो है ये यूरोप से मिला हुआ है, यूरोप से मिला हुआ है, इसीलिए यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। और अलग कौन करता है? कल मैंने फिजिकल मानचित्र में दिखाया था कि यहाँ पर जो है एक नदी है जिसका नाम है, कौन सी नदी? वो नदी कह रहा हूँ, पर्वत है यूराल पर्वत, और एक नदी भी है यूराल नदी जी। ठीक है, यूराल पर्वत और यूराल नदी आकर इस तरीके से सीमा बनाती हैं, और यूराल नदी आकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये डिवाइड करता है यूरोप को, एशिया से यूरोप को। तो यहाँ से इधर का भाग तो ये हो गया यूरोप, और इधर वाला भाग क्या हो गया? एशिया। ठीक है, तो रूस एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों पर फैला हुआ है। कहाँ पर? यूरोप में भी और एशिया में। जो पूरब वाला रूस का हिस्सा है वो साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया। पूरब वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साइबेरिया। और जो विकसित हिस्सा है वो पश्चिम में है। रूस का विकसित हिस्सा किधर है? पश्चिम में है। ठीक है, और कैस्पियन सागर ये सीमा निर्धारित करती है, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। तो देखो, कोई भी किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हम अपने जहाँ पर हम हैं उसके हिसाब से दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं कि हम जहाँ, जैसे भारत हमारी स्थिति है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन करते हैं। तो भारत हमारा यहाँ पर है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया इस तरीके से है, तो इसमें मानचित्र में उत्तर किधर होगा? ऊपर होगा, और दक्षिण नीचे। तो भारत वाला किस में आ जाएगा? दक्षिण एशिया में। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा क्या होगा? पूरब। तो ये साइड जापान वगैरह क्या हो जाएगा? पूरब एशिया में। और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कोई जो है दिशा, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, और इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और ये वाला कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूरब, और ये वाला दक्षिण पूरब, और ये वाला दक्षिण पश्चिम, और ये वाला उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब अगर इसको हम दक्षिण मान लेते हैं तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूरब, और ये वाला हिस्सा पश्चिम में हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पश्चिम में हो जाएगा। और यहीं पर अगर ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मध्य। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मध्य, सेंट्रल।
तो इस तरीके से एशिया का अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4-5 दिशाओं में उसका विभाजन कर सकते हैं, बल्कि प्रश्न भी आते हैं। तो उत्तरी एशिया का अध्ययन करना है, उत्तरी एशिया में तो अकेले रूस बैठा हुआ है, अकेले रूस बैठा हुआ है उत्तरी एशिया में। पूरा जो पीला सा दिख रहा है ये क्या है? रूस है, ठीक है, सबसे बड़ा देश जो है। तो पूरा फैला हुआ यहाँ से लेकर के पूरब तक, इस तरीके से पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। तो उत्तरी एशिया में तो रूस हो गया अकेला, ठीक है। और पूर्वी एशिया में मंगोलिया, चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये देख रहे हो, उत्तरी कोरिया है या दक्षिणी कोरिया है। तो पूर्वी एशिया में ये हो गया। और दक्षिणी एशिया में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सब क्या हो गए? दक्षिण एशिया के, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ से शुरू करो, म्यांमार, और इसके बाद में आपका जो है थाईलैंड और लाओस, और जो है वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, फिलीपींस, ये सब किस में आ जाते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। और कुछ देश आ जाते हैं मध्य एशिया में। ये वाला क्या है? एशिया का मध्य भाग है, दिख रहा है, ये मध्य में है एशिया का। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश किस में आ जाते हैं? मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया। और इधर वाला हिस्सा किस में आ जाता है? पश्चिम एशिया। इधर वाला हिस्सा पश्चिम एशिया, जिसमें आपका अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब देश है, और इसके बाद इसके अलावा जो है आपका कतर देश है, और इसके अलावा जो है बहरीन है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, ओमान है, यमन है, ठीक है। ये किसके हैं? अरब प्रायद्वीप के। इसके अलावा इराक, ईरान, सीरिया, और आपका इजराइल, जॉर्डन, टर्की, ठीक है, ये सब किस में है? पश्चिम एशिया में। लेकिन इधर वाले इनको क्या कहेंगे? इधर वाले इसको क्या कहेंगे? पूरब है इनके। इंग्लैंड वाले इसको क्या कहेंगे? अपने से पूरब कहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूरब तो ये हो गया, तो ये मध्य में है। पूरब के किधर है? मध्य में है। अगर ये यहाँ बैठा हुआ आदमी, इसके लिए क्या लगेगा? मध्य लगेगा, और इधर से ये पूरब की तरफ दिखेगा, तो इसलिए ये लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट। इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी यहाँ इसको क्या कहता है? मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व। तो प्रश्न आते हैं मध्य पूर्व में कौन से देश आते हैं? लेकिन उस समय अंग्रेजों का पूरी दुनिया में साम्राज्य हुआ करता था, तो उसकी दृष्टि से वो लोग मध्य पूर्व के देश कहते थे। इनको क्या कहते थे? मध्य पूर्व के देश। लेकिन हम अपने यहाँ बैठ करके भारत में इसको मध्य पूर्व कैसे कह सकते हैं? हमारे तो ये किधर है? पश्चिम में है, तो हम इसको पश्चिम एशिया ही कहेंगे, ठीक है। आजकल जो प्रश्न भी सेट होते हैं वो इसी हिसाब से सेट होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी जो मतलब इतिहास लिखा जाता है या कोई भी सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो जिसकी सत्ता होती है उसी के हिसाब से इतिहास या कोई भी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो पहले सत्ता अंग्रेजों की हुआ करती थी पूरे संसार में, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको क्या कह दिया? मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश। और यहाँ पर द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया में, देख रहे हो ये पीले पीले जो है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे। तो सबसे अधिक द्वीप हैं, तो ये चूँकि ईस्ट में है, इनके अंग्रेजों के किधर है? ईस्ट में है। तो इन्होंने कहा ईस्ट इंडीज। क्या कहा? ईस्ट इंडीज समूह है। इंडोनेशिया जो है ये क्या कहलाए? ईस्ट इंडीज कहलाए। इधर पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, सब बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं। अब ये द्वीप कैसे बने? सब जो पंजिया था, मैंने बताया था ना, पंजिया था, उसका विखंडन हुआ, तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जो है टुकड़े अलग हुए, तो वही सब क्या बन गए? द्वीप बन गए। और इनके इधर पश्चिम है, अंग्रेजों के इधर क्या है? ये पश्चिम में। तो ये वाला द्वीप समूह क्या कहलाए? वेस्ट इंडीज। ये क्या कहलाए? वेस्ट इंडीज है ना, आज खिलाड़ी आते हैं क्रिकेट वाले, वेस्ट इंडीज। तो ये वेस्ट इंडीज पूरा यहाँ पर तमाम छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, ठीक। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर ईस्ट इंडीज वाला जो आपका इंडोनेशिया वाला है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखो इसको हम लोगों ने उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, 5-6 भागों में एशिया को बांट दिया। और इसके बाद इसका अध्ययन करना सरल हो जाएगा, क्योंकि एशिया में लगभग 50 देश हैं। कितने देश हैं? 50 देश हैं एशिया में। तो सभी 50 देशों का मतलब इस तरीके से अध्ययन करना सही नहीं रहेगा, तो इसको दिशा के हिसाब से बांट देते हैं। और आपके कंपटीशन में प्रश्न भी दिशा के हिसाब से ही पूछे जाते हैं, कि पूछ लेगा दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से देश दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, तो उसमें चाइना भी डाल देगा। लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके हिसाब से अब बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ एशिया का मानचित्र बना लिया है, एशिया का मानचित्र बना लिया है, ठीक। उस मानचित्र से हमने एशिया का मानचित्र अलग कर लिया है। अब इसमें
उत्तर एशिया में तो रूस चला गया, जो साइबेरिया है। साइबेरिया ही एशिया का जो रूस वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साइबेरिया। साइबेरिया के बारे में थोड़ी चीज़ जान लो। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? टुंड्रा। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश आपने नाम सुना होगा, ठीक है। टुंड्रा उत्तरी भाग क्या कहलाता है? टुंड्रा। टुंड्रा में क्या है? बर्फ, पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, और इसके नीचे जो है टैगा फॉरेस्ट होता है, इसके नीचे टैगा। तो ये पूरा जो है पूरा बीहड़ है, पूरा जो है एकदम बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीरान है, क्योंकि यहाँ पर ये बर्फोयांश जो है एक स्थान है साइबेरिया में, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। इतना ठंडा स्थान तो नॉर्थ पोल पे भी नहीं है, जहाँ पर जो है 6 महीने तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ठंडा स्थान, इस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो क्या टिक लगाओगे? बर्फोयांश, जहाँ पर टेम्परेचर -57 -60 तक पहुँच जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो बर्फोयांश कहाँ पे है? साइबेरिया में। ध्यान रखोगे, बर्फोयांश कहाँ है? साइबेरिया में। और साइबेरिया किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। रूस का पूर्वी भाग। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, रूस के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है, ठीक। और ये यूराल पर्वत है, इसके पश्चिम वाला रूस का भाग जो है विकसित है, जो इसकी राजधानी मॉस्को रूस की कहाँ है? पश्चिम रूस में है। पश्चिमी रूस में इसकी राजधानी मॉस्को जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला इलाका ये रूस का विकसित है। हाँ, रसिया ही उसका नाम है। रूस तो हम लोग जो है, हाँ, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो रूस कहते हैं, लेकिन इसका लिखा जाता है रसिया, RUSSIA, ठीक है, रसिया। अब बहुत लोग रसिया होते हैं, रसिया गाते हैं ना, तो उसी से याद कर लो, रसिया है ये, ठीक। तो ये रसिया हो गया, और जो है इसका विकसित वाला हिस्सा यूरोप में है। तो अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि एशिया के सिर्फ यही एकमात्र देश नहीं है जो 2 महाद्वीपों पर फैला हुआ है। एक तो रूस हो गया, ठीक है, तो इसको अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। जो एक से अधिक महाद्वीपों पर फैला हुआ देश क्या कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय देश। तो यूरोप में भी है और रूस में भी है, वो एशिया में भी है। और इसके अलावा टर्की है, तुर्की, जिसको टर्की कहते हैं। तो ये तुर्की भी जो है 2 देशों में फैला हुआ है। मुख्य भूमि तो एशिया में है, और इसका छोटा हिस्सा यूरोप में है। इसका छोटा सा हिस्सा यूरोप में है। तो एशिया के जो 2 देश हैं वो 2 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। एक तो तुर्की हो गया और एक रूस। साइबेरिया तो इसका एशिया वाला भाग है, रूस। तुर्की हो गया, साइबेरिया कोई देश नहीं है, साइबेरिया रूस का ही पूर्वी भाग साइबेरिया कहलाता है, ठीक। तो तुर्की या तुर्की पूरब पश्चिम साइड में है, पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी एशिया में है, ठीक। तो तुर्की जो है कैसा देश है? अंतर महाद्वीपीय देश है। तुर्की कैसा है? अंतर महाद्वीपीय देश। इसके अलावा अफ्रीका का एक मिस्र है, मैंने कल पढ़ाया था, मिस्र देश के बारे में पढ़ाया था, जो किस रेखा से गुजरती है? मकर रेखा से। मिस्र जो है कर्क रेखा पर स्थित देश है। मिस्र कर्क रेखा पर स्थित देश है, ठीक है। तो मिस्र का जो है एक हिस्सा, मिस्र का एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है? एशिया में है। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा एशिया में। तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? मिस्र है। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका का कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला है? मिस्र, ठीक है। जब अफ्रीका कराएंगे तो उसमें अच्छी तरीके से बता देंगे, लेकिन आपको तुर्की और रूस को याद रखना है, जो एशिया से बाहर फैले हुए हैं। तुर्की भी थोड़ा सा भाग कहाँ फैला है? यूरोप में। और रूस का भी थोड़ा भाग यूरोप में फैला हुआ, थोड़ा नहीं ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक। तो अब इस तरीके से ये तो उत्तरी एशिया हो गया, ये हो गया उत्तरी एशिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग अपने दक्षिणी एशिया की तरफ आते हैं, जहाँ हमारा भारत है। दक्षिणी एशिया का अध्ययन करते हैं, ठीक। दक्षिणी एशिया में हम लोग अध्ययन करते हैं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, भारत का, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का और म्यांमार का। कितने देश हो गए? 8 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में। तो ये याद रखना, दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। तो इन देशों ने एक संगठन बना लिया, दक्षिण एशिया के देशों ने एक संगठन बना लिया, जिसको कहा जाता है सार्क संगठन। क्या कहा जाता है?
सार्क संगठन, ठीक है, या इसको दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। मुख्यालय काठमांडू में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। तो ये सार्क में सभी 8 देश आते हैं, सभी दक्षिण एशियाई देश किस में आते हैं? सार्क समूह में आते हैं, और ये सब किसके हिस्से हैं? दक्षिण एशिया के। तो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, म्यांमार नहीं, ये मालदीव है। जो विषुवत रेखा से एशिया का विषुवत रेखा से गुजरने वाला देश कौन सा है? मालदीव और इंडोनेशिया, जो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। सिर्फ 2 ही देश हमने बताए थे, मालदीव और इंडोनेशिया। और एक किरीबाती है, किरीबाती किस में है? ओशिनिया में है, किरीबाती किस में है? ओशिनिया में, ठीक। तो एशिया के 2 देश जो किस पे स्थित हैं? विषुवत रेखा पर, ठीक। तो ये 8 देशों का समूह, दक्षिण एशियाई समूह क्या कहलाता है? सार्क, ठीक है। सार्क जो है 2014 में अफगानिस्तान सार्क में सम्मिलित हुआ था, 2014 में। उसके पहले सिर्फ 7 ही देश थे, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, यही 5-7 देश थे। लेकिन 8वां देश कब सम्मिलित हुआ है? 2014 में, अफगानिस्तान। तो प्रश्न ये जो है करंट में यहाँ से पूछ लेता है, तो इसको जो है भूगोल के साथ करंट को इस तरीके से आप पढ़ते चलोगे। अब इनके सम्मेलन होते हैं, तो जब इनको जानते रहोगे तो सम्मेलन होंगे करंट में, वो तो परीक्षा के समय जो है उसको आ जाता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। किस में आ जाता है? स्टैटिक जीके में, जो मतलब ये निश्चित है कि ये रहेंगे, इनमें से कुछ उखड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ जुड़ेंगे, तो वो सब करंट में हो जाएंगे। लेकिन ये संगठन जो बन गया है, ये स्टैटिक जीके का भाग हो गया। इसका मुख्यालय जो बनाया गया काठमांडू में, तो वो स्टैटिक जीके हो गया, ठीक। तो सीधे सीधे छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की, ठीक। तो यहाँ पर देख, तो नेपाल यहाँ पर है, भारत के उत्तर में है, जो भारत से सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। और भूटान, अब देखो इसके उत्तर में समुद्र नहीं है ना, इसके दक्षिण में समुद्र है। तो नेपाल और भूटान ये कौन से देश हो गए? स्थलबद्ध देश किसको कहते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री, जिसकी सीमा सागर से या महासागर से ना लगती हो, उसको क्या कहते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री या स्थलबद्ध देश। और इधर अफगानिस्तान भी देख रहे हो, अफगानिस्तान भी बीच में फंसा हुआ है, इसकी भी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो दक्षिण एशिया में ये 3 देश हो गए जिनकी सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती है। तो इनको कहते हैं क्या? स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश। क्या कहते हैं? स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश, या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। प्रश्न यहाँ से आते हैं, प्रश्न दे देगा कि जो है बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, कहेगा निम्न में से किस देश की सीमा जो है समुद्र से लगती है? तो 4 तो मैंने स्थलबद्ध वाले दे दिए, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। और बांग्लादेश की सीमा समुद्र से लगती है, कौन से? बंगाल की खाड़ी से लगती है, ठीक है। तो इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये 8 देश आपको रट जाने चाहिए। कौन कौन से देश हैं? मेरे साथ रिवाइज करो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, सीरियल से चलो, भारत, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक। अब अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भारत की राजधानी लखनऊ तो नहीं कहे वो, नई दिल्ली, बहुत लोग लखनऊ कहते हैं, ठीक है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू, अभी मैंने बताया। काठमांडू में मुख्यालय किसका है? सार्क का, दक्षेस का मुख्यालय है, ठीक। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की ढाका। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया नहीं, पहले कोलंबो हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, श्री
जयवर्धनपुरी, पुराना दिया होगा उसमें। इसके कई राजधानी, बड़ा विचित्र देश है। कभी पहले कोलंबो था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, श्री जयवर्धनपुरे है। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरे है। और मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी माले। देखो यहाँ पर है श्रीलंका, ये है। और श्रीलंका के जो इसकी राजधानी किधर है, पश्चिम साइड में, श्रीलंका के पश्चिम साइड में। इसमें देखो थोड़ा सा इसको भी समझ लो। यहाँ पर ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग हो गया, भारत का दक्षिणी भाग। और यहाँ पर ये है श्रीलंका, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी किधर है, पश्चिम साइड में। श्री जयवर्धनपुरे किधर है, पश्चिम साइड में। ठीक, तो इसकी राजधानी यहाँ हो गई। और यहाँ पर राम जी ने एक समुद्र सेतु बनवाया था, समुद्र सेतु राम जी ने बनवाया था। क्या नाम था उसका, राम सेतु, राम सेतु। ठीक, तो ये राम सेतु यहीं पर है, श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। देखो पत्थर समुद्र में, एक समुद्री नमक आपने सुना होगा, जो चट्टान है, एक्चुअली समुद्र में ही बनता है। समुद्र में 9 प्रकार के नमक पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। ठीक, तो जब वो मिल जाते हैं तो वहाँ चट्टान का रूप बन जाता है। तो समुद्री नमक जो होते हैं उनको पानी में डाल दोगे तैरेंगे। और समुद्र का पानी खारा होता है, वहाँ तो एक जो है एक मतलब पत्थर भी डाल दोगे वैसे तो वो भी तैरेगा। कुछ ऐसे समुद्र हैं जिनका पानी बहुत खारा है, उसमें अगर आदमी तैरना ना जानता हो कूद जाए तो वो तैरेगा ऊपर, वैसे ही तैरेगा, क्योंकि वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, खारे पानी की डेंसिटी बहुत होती है। तो समुद्र में तैरना ना आएगा आपको तो भी तैर लोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक बाल्टी में जो है, अब नमक से पूरा पाट दो उसको, नमक घुल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि तो एक बार, अब भाई उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए ना। एक बाल्टी में वॉल्यूम इतना कहाँ है, और महासागरों को तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक, तो यहाँ पे जो है, अब पत्थर भी जो है, जैसे पत्थर भी बहुत प्रकार के होते हैं जो हल्के होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो ऐसे पत्थर यहाँ पाए गए होंगे और उन पत्थरों को ले जा करके ढेर कर दिया होगा। भाई उस समय भी ऐसा थोड़े नहीं राम जी अब जो है अकेले सब काम करते, उनके साथ इंजीनियर भी थे ना। ये बानर जो थे सब इंजीनियर ही तो थे, नल नील, तो ये सब इंजीनियर ही थे। तो इन लोगों ने रिसर्च किया होगा, वहाँ खोजा होगा जो है इधर उधर जा करके कि पत्थर, भारी पत्थर उनको नीचे डालना है, फिर हल्के पत्थर ऊपर डालना है, इस तरीके से जो है। ठीक, तो ऐसे काम किया होगा। तो ये हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ऐसे पत्थर हैं, क्यों नहीं। तो मैंने इसको, इस चित्र को इसलिए बनाया है कि इसको समझ लो। देखो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, मन्नार, बंगाल की नहीं, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, ये वाला हिस्सा है मन्नार की खाड़ी। क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी, इसको समझ। ठीक, तो श्रीलंका और इसके जो है जो तमिलनाडु है, इसके पश्चिम वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका के पश्चिम साइड में। और इसके उत्तर साइड में है पाक की खाड़ी। क्या है, पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, और पाकिस्तान वाला पाक नहीं, इसको PAL के पाक लिखते हैं, और लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहते हैं पाक। तो पाक की खाड़ी है ये, क्या है यहाँ, पाक की खाड़ी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण। तो प्रश्न आता है, जो राम सेतु है किन 2 खाड़ियों को अलग करती है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक, अब पाक की खाड़ी और इधर जो है आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि, जल संधि, जल संधि का मतलब होता है 2 बड़े जल राशियों को मिलाने वाली संधि। संधि मतलब जोड़ना, और जल राशियों को मिलाना, तो जल संधि कहलाता है। या फिर इसको जलडमरू मध्य भी कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेट। ठीक, तो पाक स्ट्रेट, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है। इसलिए मैंने ये चित्र यहाँ बनाया। तो इनको समझना जरूरी, यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो पाक स्ट्रेट किसको जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। और जो राम सेतु है वो किन 2 खाड़ियों को अलग करती है, पाक खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को। ठीक, यहाँ पर अगर जहाज ले जाते हैं, भारी जहाज जाते हैं, तो उनकी तली जो है पेंदी नीचे वाली, वो इनसे टकराने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उथला है। यहाँ पर अभी राम सेतु का जो है चिन्ह पाया जाता है। हाँ, उस तरीके से।
तो इसलिए यहाँ पर भारी जहाज़ नहीं निकल पाते हैं, इनमें से पार करके भारी जहाज़ नहीं जा पाते हैं, वहाँ टकरा जाएंगे तो जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका जो है श्रीलंका की बात। और ये मालदीव है, मालदीव तमाम छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसकी राजधानी क्या है, माले है। ठीक, तो ये तो दक्षिण एशिया के देश हो गए। ये किसके देश हो गए, दक्षिण एशिया के। तो 8 देशों को आप याद रखोगे। अब हम लोग दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं। अब किधर आते हैं, दक्षिण पूर्व। इसी के नीचे इधर वाला पूरा क्या किस में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं, आसियान। ठीक है, इस 10 देशों का समूह, इनमें 10 देश हैं, इन 10 देशों का समूह क्या कहलाता है, आसियान। ठीक, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, दक्षिण पूर्व देशों का संगठन क्या कहलाता है, आसियान कहलाता है। क्या कहलाता है, आसियान। ठीक, और आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। तो ये स्टैटिक जीके है, इनको आपको याद रखना है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है इसकी राजधानी है। ठीक, तो ये अब 10 देश कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू करो। जो भारत से लगा हुआ देश कौन सा है, म्यांमार। भारत की सीमा, पहले ये म्यांमार भी भारत का ही भाग था। 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को अलग कर दिया था, भारत से अलग कर दिया था। ठीक, अच्छा यहाँ पर कुछ वो भी रह गया है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, अंग्रेजों ने डिवाइड किया था। जब पहले पाकिस्तान भारत में ही था तो इन्होंने एक रेखा खींच दी थी जिसको कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। तो ये वाली रेखा जो ये वाली सीमा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये कौन सी सीमा है, डूरंड सीमा। ठीक, तो प्रश्न आता है डूरंड सीमा किन देशों के बीच में स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और एक जो है रेड क्लिफ महोदय थे, यहाँ से सुनो, एक रेड क्लिफ महोदय थे अंग्रेज, जिन्होंने विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान की रेखा निर्धारित की थी 1948 में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत और पाकिस्तान की रेखा क्या कहलाती है, रेड क्लिफ की रेखा। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ। सर क्रीक तो यहाँ पर है। ठीक, तो ये रेड क्लिफ की रेखा इतनी बड़ी क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, अगर यहाँ भी बना गए होते, रेखा खींच गए होते तो आज विवाद ही नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे रेखा नहीं खींच गए तो ये वाला विवाद में हमेशा रहता है। इतना खींच गए थे तो ये अभी विवाद खत्म। और इसके अलावा एक रेखा आपने सुना होगा, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, नाम सुना है। भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन। भूटान से पूरब साइड में, भूटान के पूरब साइड में भारत और चीन के बीच की रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं, इन रेखाओं से पूछ लेता है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है, भारत और चीन। तो भूटान के पूरब साइड में, खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला, ये अरुणाचल ही है इसके बाद, तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन चीन इसको मानता नहीं है, तभी तो चीन घुस जाता है अरुणाचल प्रदेश में, कहता है ये मैकमोहन रेखा हम नहीं मानते हैं, हम यहाँ घुस जाएंगे और इसमें हम कब्जा करेंगे। ठीक, तो इस शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण किया था, लेकिन इसको मानता नहीं है चीन, इसको मानता नहीं है। तो ये तो सीमा की बात हो गई। अब यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हम देखते हैं तो म्यांमार है, हाँ तिब्बत ये है, लेकिन तिब्बत इसका जो है चाइना का ही हिस्सा है। ठीक, ये ऑटोनोमस पहले था, लेकिन अब जो है चाइना का ही भाग हो गया है, तो ये स्वायत्त नहीं है, चाइना में ही है। तभी तो यहाँ के दलाई लामा, यहाँ पर धर्मशाला है। ठीक है, यहाँ आकर रह रहे हैं। यहाँ के जो धर्मगुरु थे वो भाग करके कहाँ आ गए, भारत में। तभी तो भारत से और चीन की जो है तभी से ज़्यादा अनबन हो गई है, जब से हमने शरण दे दिया है। भारत कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, भारत ने और ये शरणागत वाला देश रहा है, जितने भी कोई बाहर से आता है सबको शरण देते गए हैं। तो इसीलिए धर्मशाला में हम यहाँ के धर्मगुरु रहते हैं, कौन, दलाई लामा। ठीक, बौद्ध गुरु हैं। ये सब देश ज़्यादातर बौद्धिस्ट कंट्री हैं, सब क्या हैं, बौद्धिस्ट कंट्री हैं। जब अशोक जो है सम्राट था तो उसने अपने जो है धर्म प्रचार के लिए इधर भी बहुत सारे लोगों को भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को तो श्रीलंका भेजा था और बाकी लोगों को दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भेजा था। तो आज भी इन सब क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं मोस्टली। ठीक, तो म्यांमार, इससे लगा हुआ सीमा भारत से लगा हुआ क्या है, म्यांमार। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश क्या हो गया, म्यांमार। म्यांमार के बाद में ये है थाईलैंड, थाईलैंड भी इसका हिस्सा हो गया। और ये क्या है, लाओस। क्या है, लाओस। और ये क्या है आपका यहाँ कंबोडिया, ये क्या हो गया,
कंबोडिया, और ये हो गया वियतनाम। ये क्या हो गया? वियतनाम। ये वाला वियतनाम हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो गया आपका मलेशिया। देखो मलेशिया इधर अलग है और इधर अलग है, बीच में जल भरा हुआ है, ये अलग हो गया। जब प्रवाह हो रहा था द्वीपों का, ठीक है, प्लेटों का, तो इसमें मलेशिया का हिस्सा ये वाला पूरा पहले एक रहा होगा, ये वाला पूरा हिस्सा पहले एक रहा होगा, और ये टूट करके अलग हो गया, तो मलेशिया यहाँ थोड़ा चला गया और इधर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है सिंगापुर, पहले ये पूरा मलय प्रायद्वीप कहलाता था। क्या कहलाता था? मलय प्रायद्वीप, और मलय क्षेत्र ही था। तो ये जो निकला हुआ भाग है इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन तरफ जल से घिरा हो। जैसे भारत का ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं ना, दक्कन प्रायद्वीप। ऐसे ही ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मलय प्रायद्वीप। जो मलेशिया वाला ये हिस्सा बाहर समुद्र यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? मलय प्रायद्वीप है, ठीक। और ये भी एक प्रायद्वीप है, ये भी देख रहे हो, ये सागर में निकला हुआ भाग है। तो इसको हिंद चीन प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद चीन, इंडो चाइना, ये सब इंडिया के ही भाग थे। और ये चाइना, तो इसलिए हिंद चीन इसको कहा गया। क्या कहा गया? हिंद चीन प्रायद्वीप। तो हिंद चीन प्रायद्वीप में क्या है? लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और म्यांमार है। ये सब किसके भाग हो गए? हिंद चीन के भाग हो गए, हिंद चीन प्रायद्वीप के भाग हो गए, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर एक सिंगापुर है। कौन सा देश है? सिंगापुर। लेकिन ये है तो मलेशिया का ही जो है द्वीप, मलेशिया में ही स्थित है, लेकिन ये अलग से कंट्री है। सिंगापुर अलग से कंट्री है, मलेशिया का भाग नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मलेशिया हो गया और ये मलेशिया हो गया, इसलिए मैंने अलग अलग रंग से रंग दिया है, ठीक। इसके अलावा एक छोटा सा देश है इसी द्वीप पर, जिसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई। यहीं पर है, छोटा सा देश है, ब्रुनेई अलग हो गया। और इसके अलावा ये क्या है? इंडोनेशिया। ये क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में तीन चार बड़े बड़े द्वीप हैं। एक तो सुमात्रा हो गया, दूसरा जावा हो गया, तीसरा बोर्नियो हो गया और चौथा सेलेबीज हो गया। क्या हो गया? सेलेबीज। इनको याद रखो आप फिर से। इंडोनेशिया के चार बड़े बड़े द्वीप हैं। एक है सुमात्रा। ये क्या है? सुमात्रा। ये वाला सुमात्रा है। नक्शे में जब देखेंगे आप तो पहला जो द्वीप पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? सुमात्रा। इसके बाद में जावा। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जावा में ही है। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? जावा में, जो जकार्ता है, ठीक। और ये सेलेबीज है। तो ये चार बड़े बड़े द्वीप हो गए किसके? इंडोनेशिया के। बोर्नियो जो उत्तर में है, बोर्नियो कहाँ है? उत्तर में है, ठीक। और इसके अलावा एक देश यहाँ पर है, फिलीपींस। एक देश कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है? मनीला। और फिलीपींस की राजधानी में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। भाई ये सब चावल उत्पादक देश हैं, यहाँ चावल होता है। यहाँ जो है पूरा ये दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में ये सब चावल की खेती ज़्यादा होती है इधर। भाई भारत में पूरब की तरफ आएंगे तो चावल की खेती होती है ना, जैसा कि मैंने बताया था। और पश्चिम में जाओगे तो गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। तो इधर जितना बढ़ते आओगे आप सब चावल, ये सब चावल खवा देश हैं, ये सब चावल ज़्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि ये सब मानसूनी एशिया के देश हैं। वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर धान की फसल अच्छी होगी, तो ये सब चावल की खेती करते हैं। लेकिन है सब छोटे छोटे देश, तो चावल खा जाते हैं, सब पैदा करके क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। तो चावल खवा देश हैं ये सब, ठीक है। तो इसीलिए चावल अनुसंधान करने के लिए, चावल अच्छी क्वालिटी का मतलब पैदा हो, तो उसका केंद्र बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। कहाँ बनाया गया है? फिलीपींस में। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में। उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और भारत में भी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, भारत भी चावल खूब खाता है, हम लोग सब चावल खवा हैं। तो भारत में जो चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। उड़ीसा का एक शहर है कटक, तो वहाँ पर जो है चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक। तो ये प्रश्न आते हैं। तो ये सब देश क्या हैं? आसियान के सदस्य हैं। क्या है? आसियान के सदस्य हैं। 10 देश हैं। कौन कौन से? याद करो मेरे साथ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो ये सब 10 देश क्या हो गए? दक्षिण पूर्व एशिया के देश हो गए। दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। भारत दक्षिण एशिया में है। भारत किस में है? आसियान में, भारत नहीं। ये सब समूह क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो आपस में व्यापार आसानी से कर सकें। भाई ये सब आपस में नज़दीक हैं। अब अगर इनमें कोई संगठन नहीं होगा तो यहाँ का ट्रक लग करके यहाँ से ट्रक थाईलैंड जाएगा तो इनको सीमा पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा,
लेकिन इन्होंने संगठन बना लिया तो कहा हम आपस में जब व्यापार करेंगे तो उसमें सहूलियत दे देंगे, ठीक है। आप अपने पैसे में, जरूरी नहीं कि डॉलर में ही करो व्यापार, भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होता है? डॉलर में। तो इन्होंने कहा जरूरी नहीं कि हम डॉलर में व्यापार करें, हम अपने क्षेत्रीय पैसों में व्यापार कर सकते हैं, तो इसीलिए संगठन बनाते हैं। सार्क भी इसीलिए बनाया गया था, लेकिन सार्क अभी बंद पड़ा हुआ है, उसके बहुत सा जो है सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं। एक तो कोरोना आ गया और दूसरा ये जो है चट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तान, इसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत हो रही सार्क में जो है, ठीक। हाँ, तो इसलिए जो है ये तो संगठन हो गए सार्क के और ये आसियान के हो गए, ठीक। तो 10 देश आपको याद रखने हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई तथा फिलीपींस, ठीक। वर्चुअल मीटिंग हुई, वर्चुअल, कोरोना की वजह से वर्चुअल हो रही है, हाँ वर्चुअल मीटिंग हुई है, ठीक। तो और यहीं पर फिलीपींस के पास में ही, अब फिलीपींस किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। भाई ये सब किस में? आसियान। देखो कुछ देश पर्यवेक्षक सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ संगठन के देश क्या होते हैं? पर्यवेक्षक सदस्य। पर्यवेक्षक का मतलब वो फुल प्रूफ इसके सदस्य नहीं है, लेकिन वो मीटिंग में भाग ले सकते हैं और कुछ सहूलियत दी जाती है उनको। तो भारत पर्यवेक्षक सदस्य है, ना कि इसका फुल प्रूफ सदस्य है, ठीक है। ये होता है, पर्यवेक्षक सदस्य अलग होते हैं। तो अब ज़्यादातर संगठन बड़े करने के लिए उनको पर्यवेक्षक सदस्य बनाया जा रहा है, ठीक। तो पर्यवेक्षक सदस्य, तो ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये तो प्रशांत महासागर, और दुनिया की सबसे जो गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में ही है, जिसका क्या नाम है? मैरियाना खाई। लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। 11 किलोमीटर गहरा गर्त है। तो वो फिलीपींस के पास में ही, कहाँ है? फिलीपींस के पास में ही। मैरियाना खाई कहाँ है? फिलीपींस के पास में ही है। कहाँ पर है? फिलीपींस के पास में ही है, ठीक। तो इस तरीके से ये तो हो गए जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश। और इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, कंबोडिया में एक मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, सबसे बड़ा मंदिर जो है उसका क्षेत्रफल है सबसे बड़ा, कंबोडिया में है। अंकोर वाट आपने नाम सुना होगा। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था अंकोर वाट का। प्राचीन समय में ये सब यहाँ पर सब हिंदू धर्म ही थे मोस्टली, तो यहाँ के शासक भी ऐसे ही होते थे। तो उन्होंने विष्णु धर्म के उपासक थे, तो उन्होंने कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। और ये विश्व धरोहर स्थल में आज शामिल है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से मंदिर समूह है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया। अब पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये देखते हैं। पूर्वी एशिया पूर्व वाला हिस्सा हो गया, चाइना हो गया, और मंगोलिया, चाइना, और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान, ये किस में आते हैं? पूर्वी एशिया में। मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, ताइवान, ये किस में आते हैं? पूर्वी एशिया में। किस में आते हैं? पूर्वी एशिया में, ठीक। तो अब ये जो उत्तरी कोरिया है, ये पहले कोरिया प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं? ये भी एक प्रायद्वीप है, देखो ये निकला हुआ है समुद्र में, बाहर निकला हुआ है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? कोरिया प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? कोरिया प्रायद्वीप, ठीक। कोरियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला प्रायद्वीप की अंग्रेजी क्या होती है? पेनिनसुला। तो ये कोरियन पेनिनसुला में 2 देश हैं। पहले एक ही था, पहले ये कोरियाई देश कहलाता था, लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है, ऐसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में एक बैठा हुआ है, कौन सा? तानाशाह बैठा हुआ है, जो गोली मार देता है सीधे ही, किम जोंग उन, ठीक है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। वैसे ही नाम ही है, पिल्ला की तरीके से नाम है, प्यों प्यों करता रहता है तो और यहाँ है साउथ कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है। इसकी क्या राजधानी है? सियोल है, ठीक। तो ये इन दोनों को, भाई भारत को जहाँ पर विवाद होता है वहाँ पर सीमा जो है निर्धारित किया जाता है, बैठ करके मिल करके कुछ लोगों के सहयोग से, नहीं तो बाकी तो जहाँ पर विवाद नहीं होता वहाँ आपस में बना लेते हैं। तो यहाँ पर सीमा निर्धारित की गई है 38 डिग्री पैरेलल लाइंस। 38, और पैरेलल मैंने पढ़ाया था, पैरेलल किसको कहते हैं? पैरेलल रेखा क्या, कौन सी रेखा होती है?
समानांतर तो अंग्रेज हिंदी होती है। कौन सी किस रेखा? अक्षांश को कहते हैं, देशांतर को कहते हैं? अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ठीक। और याम्योत्तर रेखा किसको कहते हैं? देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 38 डिग्री की जो पैरेलल लाइन है, 38 डिग्री की अक्षांश रेखा है, उसके सहारे जो है एक सीमा बना दी गई है। तो उस सीमा रेखा अलग करती है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया को। तो इसको क्या बोलते हैं? 38 डिग्री की जो है समानांतर रेखा। प्रश्न आता है 38 डिग्री की समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से। 38 डिग्री की समानांतर रेखा। ठीक। तो अब यहाँ पर ये जापान है। जापान में 4 बड़े बड़े देश द्वीप हैं। 4 बड़े बड़े द्वीप हैं। 4 बड़े बड़े द्वीप हैं। सबसे ऊपर में कौन सा है? होक्काइडो द्वीप। सबसे ऊपर में ये सीरियल लगाने के लिए आ जाता है। उत्तर से दक्षिण जापान के द्वीपों का जो है सीरियल मिलाइए, सीरियल मिलाइए। तो उत्तर में कौन सा द्वीप है जापान का? होक्काइडो। उत्तर में जो द्वीप है क्या कहलाता है? होक्काइडो। इसके बाद में बीच में है यहाँ पर हांसू। कौन सा द्वीप है? हांसू। सबसे बड़ा हांसू ही है। सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? हांसू। हांसू बाद सबसे छोटा द्वीप है, इसका नाम है शिकोकू। इसका क्या नाम है? शिकोकू। शिकोकू के बाद क्या है? क्यूशू। सब जापानी नाम है, सब जापानी नाम है। क्या है? होक्काइडो, हांसू। अभी याद करो मेरे साथ, 3-4 बार से याद हो जाएगा। क्या है? होक्काइडो। सबसे ऊपर क्या है? होक्काइडो। उसके बाद में हांसू, उसके बाद में शिकोकू, उसके बाद में क्यूशू। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा क्या है? हांसू है। सबसे बड़ा क्या है? हांसू। और उससे बड़ा, उससे छोटा होक्काइडो, और होक्काइडो से छोटा क्यूशू, और क्यूशू से छोटा शिकोकू, क्यूशू से छोटा शिकोकू। ये प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इनको दोनों तरीके से बता दिया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण देश है और एशिया का एकमात्र विकसित देश है जापान। और जापान के नाम पर ही इधर वाला जो सागर है वो जापान सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? जापान सागर। और चीन के नाम से 2 सागर हैं, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी इधर, और बीच में ताइवान है। ताइवान के नीचे साउथ चाइना सी है। ताइवान के नीचे क्या है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चाइना सी और पूर्वी चाइना सी। ये पूरब में है ये भी, लेकिन ये चाइना के दक्षिण में है, तो इसको कहते हैं साउथ चाइना सी। और यहाँ बीच में क्या है? ताइवान है। ठीक है। इसकी राजधानी ताइपेई है। ताइवान आप ध्यान रखना, जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो यहाँ पहुँचा देंगे किसको? जापान में कौन गया था? कौन स्वतंत्रता सेनानी जापान और सिंगापुर से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। तो इन सब क्षेत्रों को याद रखना। अभी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर पहुंचेंगे, अंग्रेजों को पीटने जो है इधर प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है। जब इन सब समझ जाओगे जापान कहाँ है, देख लो यहाँ से सिंगापुर आए, सिंगापुर से फिर म्यांमार में प्रवेश किए। उस समय जब जो है पैदल चलना या फिर समुद्र के रास्ते नाव के जहाज़ से चलना, उस समय नया नया जो है एरोप्लेन उस समय आया ही था उस दौरान जो है। तो इस तरीके से ज़्यादातर मोस्टली जंगलों के सहारे से समुद्र रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं इधर से। तो ये जो है ताइवान हो गया। ठीक। ताइवान की राजधानी ताइपेई, चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो कौन से द्वीप पर है? हांसू द्वीप पर है। टोक्यो कौन से द्वीप पर है? हांसू द्वीप पर है। तो ये भी प्रश्न आता है, टोक्यो किस द्वीप पर है जापान के? हांसू द्वीप पर है। ठीक। और ये ताइवान हो गया जो कि ताइपेई है। तो ये 5 देश हो गए किसके? पूर्वी एशिया के 5 देश। अब ज़्यादा घिचड़ पिचड़ इधर है, ज़्यादा घिचड़ पिचड़ देख रहे हो कितनी घिचड़ पिचड़ है। और इनसे प्रश्न भी बहुत बनाता है परीक्षाओं में, इनसे प्रश्न भी बहुत बनाते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले तो याद रखना आपको मध्य एशिया के 5 देशों का नाम। मध्य एशिया में कितने देश हैं? 5 देश हैं। तो उन 5 देशों का नाम आपको याद रखना है। सेंट्रल एशिया में, जो कि कभी रूस के हिस्से थे, 1991 में रूस 15 देशों में विभक्त हो गया। 1991 में रूस कितने भागों में बट गया था? 15 देशों में। तो 15 देशों से कट करके ये वाला हिस्सा ये रूस में ही था पूरा। ये 5 देश अलग हो गए, जिसको कहा गया मध्य एशिया का देश। क्या कहा गया? मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया के देश कहलाए। अब सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान आता है। कौन सा आता है? कजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, और तुर्कमेनिस्तान आता है। ठीक। और किर्गिस्तान आता है और ताजिकिस्तान आता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसको देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ कौन सा देश किधर है। वो मानचित्र दे देगा इस तरीके से बना करके, फिर नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4। अब कहेगा इनको पहचानो कौन से किस नंबर पे है, कौन से देश किस नंबर पे है, और यहाँ से ज़्यादा पूछता है। तो
कजाकिस्तान तो सबसे उत्तर में है, कजाकिस्तान सबसे उत्तर में। कजाकिस्तान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के। और सबसे दक्षिण में इसका क्या है, तुर्कमेनिस्तान। सबसे दक्षिण में क्या है, तुर्कमेनिस्तान, KT। क्या हो गया ये, KT। और इधर तुर्की है, इधर क्या है, तुर्की। तो टी वाला जो तुर्कमेनिस्तान वाला टी वाला है हिस्सा तुर्की के साइड में है, किधर हो गया, तुर्की से। और जो टी से ताजिकिस्तान भी है, टी से क्या है, ताजिकिस्तान भी है। और भारत का ताज है ये, क्या है, भारत का ताज है। तो भारत के ऊपर वाला देश क्या है, ताजिकिस्तान है। भारत के ऊपर वाला क्या है, ताजिकिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान तुर्की साइड का हो गया, मतलब तुर्की दूर है उससे, लेकिन तुर्की के साइड वाला क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पर किर्गिस्तान है, ये भी के हो गया और ये भी टी हो गया, KT। और KT के बीच फंसा हुआ है उज्बेकिस्तान, U। KT के बीच कौन फंसा है, U, उज्बेकिस्तान। तो इस तरीके से 5 देश हो गए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ऐसे याद रख सकते हो कि भारत का ये ताज है, लेकिन इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, भारत के नज़दीक तो है। सीमा यहाँ घुस गया है अफगानिस्तान का। यहाँ पर लगभग 80 किलोमीटर की सीमा भारत से किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है। सबसे छोटी सीमा भारत से किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है। और सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। और इसी के ऊपर कौन सा देश है, ताजिकिस्तान। कौन सा देश है, ताजिकिस्तान। तो यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक। और इसके बगल में एक सागर है, कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। लेकिन ये सागर नहीं है, ये क्या है, झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। इसको सागर नाम है। तो प्रश्न आता है कि दे देगा कुछ सागर दे देगा, जैसे दे देगा आपका ओखोटस्क सागर, ये ओखोटस्क सागर है। और ये जापान सागर है, ये येलो सी है, पीत सागर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हो गया आपका ईस्ट चाइना सी। और उसमें दे देगा कैस्पियन सागर। कहेगा निम्न में से कौन सा सागर झील है, निम्न में से कौन सा सागर झील है। तो कौन सा सागर झील है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक्चुअली क्या है, वो झील है, ठीक। और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, जो कहाँ है, साइबेरिया में है। जो कहाँ है, साइबेरिया में, ठीक, सबसे गहरी झील। लेकिन ये झील बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ पर भाई टेम्परेचर बहुत कम रहता है। एक बार जो है एक सिपाही कोई सूचना लेकर के राजा के पास पहुँचता है, मंगोलिया जो है। तो वहाँ के जो राजा थे पूछते हैं किस दिशा से आए हो, तो बोलता है उत्तर दिशा से आए घोड़े से। कहता अरे तुम विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल को पार करके आए हो। इतना सुनते ही जो है वो घुड़सवार मर जाता है। क्यों मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों हार्ट अटैक होता है कि दुनिया की इतनी गहरी झील हम घोड़े से पार करके चले आए हैं। अगर कहीं पे पतली बर्फ की सतह होती तो घोड़ा हमारा घोड़े सहित नीचे चले जाते, ठीक है। उसे क्या लगा कि पूरा मैदान है बर्फ का, चले चलो भागते हुए इस पे, ठीक। तो इस तरीके से जो है यहाँ कहानी है, ठीक। तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और यहाँ पर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दोनों देशों में एक झील है जिसको अरल सागर है। कौन सा सागर है, अरल सी कहते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सागर है, अरल सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 देश हैं, आप इनको याद रखोगे। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम वाला तुर्कमेनिस्तान हो गया। और उत्तर में इधर हो गया जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। और बीच में क्या है, उज्बेकिस्तान। बीच में क्या है, उज्बेकिस्तान। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन से तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है या नहीं लगती है। तो 2 तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, कजाकिस्तान की लगती है और तुर्कमेनिस्तान की लगती है। कजाकिस्तान की लगती है और तुर्कमेनिस्तान की लगती है, किससे, कैस्पियन सागर से। और उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, ना ही किर्गिस्तान की लगती है, ना ही ताजिकिस्तान की लगती है। ये सब किसके भाग हैं, रूस के भाग हैं। 1991 में रूस टूट करके 15 भागों में अलग हो गया था। और कजाकिस्तान, ये 5 देश क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ये 5 देश क्या है, लैंड लॉक्ड। पता नहीं कैसे इनको लैंड लॉक्ड कह दिया। इसके बगल में देख रहे हो पश्चिम में कितना बड़ा झील ही मान लो, लेकिन इसकी समुद्री सीमा तो है ही है, लेकिन इसको लैंड लॉक्ड माना जाता है। किताबों में लैंड लॉक्ड लिखा रहता है। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया क्यों मानते हैं लैंड लॉक्ड। क्योंकि पश्चिम साइड की सीमा इनकी सबकी इतनी बड़ी सीमा है, लेकिन वहाँ पर सागर ही है, उस चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। झील भले ही झील मान लो, लेकिन समुद्र मतलब पानी की सीमा तो है ही है ये। लेकिन इन 5 देशों को क्या माना जाता है,
लैंड लॉक्ड। तो करीब 10-11 देश एशिया में क्या है, लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर जो है लाओस था, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश लाओस क्या है, लैंड लॉक्ड है। देख रहे हो, ये समुद्र से इसकी सीमा कहीं नहीं लगती है, तो ये लैंड लॉक्ड है। इधर हमने भूटान देखा था, यहाँ नेपाल देखा था, यहाँ अफगानिस्तान देखा है, ठीक। और यहाँ जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। सब क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक। और एक मंगोलिया भी चट्टा बैठा हुआ है बीच में, जो है दबा हुआ है। क्यों, ये क्यों चट्टा, क्योंकि हूण यहीं से आए थे। हूण कहाँ से आए थे, यहीं से। मैंने बताया नहीं था कि मंगोलिया की एक हूण की शाखा यूराल पर्वत को पार करके यूरोप में चली गई थी और रोमन सभ्यता को तहस नहस कर दिया था। और एक शाखा जो है आकर के सेंट्रल एशिया, ये है सेंट्रल एशिया, यहीं आकर बस गई थी। फिर ये स्कंद गुप्त के समय भारत में आक्रमण करती है। सब इतिहास भूलते जा रहे हो। हूणों का पहला आक्रमण कब हुआ था, स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। तो ये हूण यहीं से थे, इसीलिए इनको चोट्टे कहते हैं, ठीक। ये मंगोलिया है, यहाँ सब हफ्सी लोग रहते थे, हफ्सी टाइप के लोग। तो इस तरीके से जो है ये क्या हो गया, सेंट्रल एशिया का देश हो गए। ये सब क्या हो गए, सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के देश हो गए। अब हम लोग आएंगे पश्चिम एशिया के देश की बात करेंगे। हमारा लास्ट कौन सा टॉपिक बचता है, पश्चिम एशिया, या फिर इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश। तो मध्य पूर्व के देश में इधर से चलते हैं, यहाँ तो ब्लैक सी है, यहाँ तो क्या है, ब्लैक सी। इसके नीचे एक तुर्की है, एक देश है, कौन सा, तुर्की या टर्की, जिसको अंतर महाद्वीपीय देश भी कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय क्योंकि इसका छोटा सा हिस्सा तुर्की का यूरोप में है, ठीक। तो तुर्की हो गया, और तुर्की के नीचे एक सागर है, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। भारत में जो ठंडियों में वर्षा यहाँ होती है पश्चिमी भारत में, वो कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पछुआ विक्षोभ चलते हैं, भाई भारत के पश्चिम में ये है। तो यहाँ से एक चक्रवाती हवा चलती है जिसको कहते हैं पछुआ विक्षोभ, और वो यहाँ पर उड़ते हुए आती है। बहुत बीच में बहुत सारे पर्वत पहाड़ पड़ते हैं, तो इधर वर्षा ज़्यादा कराती है, और इनको लांग लूंग करके भारत में पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा ठंडियों में होती है, जिसमें आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, ठीक, हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया। इन सब में वर्षा होती है ठंडियों में, ठीक। और थोड़ा बहुत मानसून इधर भी चला जाता है, मानसून नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत पछुआ विक्षोभ पूरब साइड में चला जाता है, तो ये जो है बलिया तक बारिश करा देता है। तो इस तरीके से ये मेडिटेरियन सी है, इसीलिए इनको जानना जरूरी है। वर्ल्ड मैप को जानोगे जब हम मानसून उसकी भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे, तो उसमें पछुआ विक्षोभ से वर्षा कराएंगे, तो कहेंगे भैया भूमध्य सागर से पछुआ हवाएं आ रही हैं। तो भूमध्य सागर पता है ना कहाँ है, टर्की के दक्षिण में। और भूमध्य सागर से 3 देशों की सीमा लगती है एशिया महाद्वीप की, तो उनको भी पता होना चाहिए। एक तो सीरिया है, सीरिया आप अक्सर समाचार में सुनते होंगे, और एक है आपका लेबनान, और एक है इजराइल। इजराइल एशिया का बहुत शक्तिशाली देश है। इजराइल बहुत शक्तिशाली देश है, जिसके पास टेक्नोलॉजी, गजब की टेक्नोलॉजी है। इसने हथियारों में भारत जो है इससे हथियार वेपन्स खरीदता है। बहुत पावरफुल देश है, छोटा सा देश है, लेकिन और यहाँ कौन रहते हैं, यहूदी रहते हैं। यहाँ पर मोस्टली कौन रहते हैं, यहूदी। तो जो पश्चिम एशिया वाला देश है, ये एक्चुअली क्या है, जो है सभी धर्मों की जो है उदय का ये क्षेत्र है। सभी धर्म यहाँ से जन्म लेते हैं, ठीक है। चाहे ईसाई धर्म हो, जो आपके ईसा मसीह जो थे इसी क्षेत्र में पैदा हुए थे, जेरूसलम वाले क्षेत्र में, ठीक। और यहाँ पर इसकी राजधानी जो है जेरूसलम ही है, किसकी, इसराइल की, ठीक। और इसराइल में कौन ज़्यादा रहते हैं, यहूदी ज़्यादा रहते हैं। और दोनों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अकेले बैठा हुआ लोहा लेता है। इधर से सीरिया इस पर आक्रमण करता है, इधर से जो है आपका ये जॉर्डन करता है, और यहीं पर फ़लस्तीन है एक। अब फ़लस्तीन कोई देशीय सीमा नहीं है, लेकिन वो क्या है, विचारधारा के लोग हैं कुछ जो है फ़लस्तीनी, जो मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, तो वो लोग अपना दावा करते रहते हैं कुछ क्षेत्रों में। लेकिन ये सबको इधर से गोलन पहाड़ी सीरिया का जीत करके अपने में मिला लिया। कहा तुम लड़ोगे हमसे तब तुम्हारा क्षेत्र जीतते जाएंगे। सबको जीतता चला जा रहा है इजराइल अकेले दम पर। बहुत पावरफुल देश है। इसने अपनी सीमा रेखा फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में इसने ट्रांसपेरेंट सीमा बना रखी है। वहाँ पर अगर पक्षी भी पहुँच जाए तो जो है टकरा करके मर जाएगा, बिल्कुल विद्युत किरणें निकलती हैं, इतना ज़बरदस्त। और इसके सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, इजराइल की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक। ये मेडिटेरियन सी जो है, इसका जल काफ़ी खारा है, लेकिन फिर भी जो है इसको साफ करके और सिंचाई में प्रयोग करता है। तो बहुत ज़बरदस्त देश है इजराइल, ठीक। तो ये 3 देश याद रखने हैं, समुद्र की सीमा से भूमध्य सागर से लगती हैं, सीरिया, लेबनान, इजराइल। सीरिया, लेबनान और इजराइल, ठीक। और एक देश है जॉर्डन, यहाँ पर क्या है, जॉर्डन।
अब जॉर्डन और इजराइल दोनों के बीच में एक सागर है जिसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर, डेड सी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डेड सी। ठीक, तो डेड सी प्रश्न आ जाएगा, किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। इसी डेड सी के उत्तरी पॉइंट पर इजराइल की राजधानी जेरूसलम स्थित है। ठीक, जेरूसलम। भाई धर्म क्यों यहाँ से उत्पन्न हुआ? क्योंकि यहाँ की जलवायु इतनी कठोर थी। भाई जहाँ कठोर जलवायु होगी वहीं तो लोग भगवान को पूजा करना शुरू कर देंगे। जहाँ आराम से लोग रह रहे हैं, सब कुछ ईश्वर दे रहा है, वहाँ क्यों ईश्वर का भजन गाएंगे? यहाँ इन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। तो एक नहीं, पैगंबर साहब भी यहीं पैदा होते हैं, फिर भाग भूग करके इधर आ जाते हैं मक्का मदीना। यहाँ पर क्या है? मक्का है और इधर मदीना है। ये यहाँ पर विश्व कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में मदीना है और दक्षिण में क्या है? मक्का है। ठीक, मक्का मदीना आप सुनते हो ना, जाते हैं लोग तो यहीं जाते हैं, मक्का और मदीना यहीं जाते हैं। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ ये सब पूरा क्षेत्र जो है इस्लामीकरण बाद में हो गया, लेकिन एकमात्र देश जो इजराइल है जिसने इनसे टक्कर लिया है। ये सब एक ही उसके हैं सब। भाई सभी जो है धर्म यहीं से उदित हुए हैं मोस्टली। क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे जरस्टुस्त ले लो, यहूदियों का, पारसियों का। भाई ये वाला पहले फारस कहलाता था, तो यहाँ पारसी लोग रहा करते थे। ठीक, और अब ये ईरान का क्षेत्र हो गया है, तो पारसी धर्म भी यहीं से पैदा होता है। ठीक, हिंदू धर्म जो है मोस्टली वो भी इधर ही से आते हैं। ये इधर ही से तो आते हैं। आर्य कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से। आर्य कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से। तो ये भी तो यहीं से पैदा हुए हैं। तो इसीलिए जो ये वाला क्षेत्र कहलाता है पूरा, यहाँ धर्मों की उत्पत्ति, आदमी तो पैदा हुआ कहाँ? अफ्रीका में, लेकिन धर्मों की उत्पत्ति कहाँ होती है? पश्चिमी एशिया और सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में धर्मों की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। और ये क्या है? इराक है। ये क्या है? इराक। इसकी राजधानी बगदाद। और ये क्या है? ईरान है। तो ईरान किससे सीमा लगाता है? कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है। कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा लगती है? 5 देशों की लगती है। एक तो कजाकिस्तान हो गया, दूसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, तीसरा ईरान हो गया, चौथा अजरबैजान हो गया। ये क्या है? अजरबैजान। और 5वां रूस। 5 देशों की। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है? तो रूस की लगती है, अजरबैजान की लगती है, ईरान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है और कजाकिस्तान की। ये कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है। अब ये अजरबैजान ये कहाँ से आ गया भाई? क्यों बेजार है ये अजरबैजान? ये भी रूस का ही भाग था। ये किसका भाग था? रूस का भाग था। अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, ये 3 देश जो है किसके हैं? रूस के ही भाग थे। बाद में ये टूट करके अलग हो गए जॉर्जिया, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इनको छोटा सा ऊपर कर दिया है। तो जॉर्जिया, लेकिन जो अजरबैजान है ये किससे सीमा साझा करता है? कैस्पियन सागर से। ये याद रखना है। और इसकी राजधानी बाकू है। बाकू, अब ये प्रश्न पूछेगा कैस्पियन सागर पे कौन सी राजधानी स्थित है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक, यहाँ पर ये सब तेल वाले क्षेत्र हैं, यहाँ तेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पूरा अजरबैजान और ये सब बहुत ज़्यादा तेल वाले क्षेत्र हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ के लोग और कुछ जो है अफ्रीका के लोग और एक आध देश जो है साउथ अमेरिका के, ये सब बनाते हैं ओपेक कंट्रीज। बाद में हम अध्ययन कराएंगे। ओपेक समूह भी है, तेल उत्पादक देशों का एक समूह है ओपेक। ठीक, तो ये इराक हो गया। और ये सऊदिया पेनिनसुला है। ये क्या है? सऊदी प्रायद्वीप है। देखो ये प्रायद्वीप है, इधर जो है आपका अरब सागर है। ठीक, और ये पूरा जो है आपका अरब सागर का ही भाग है। और इधर रेड सी है। तो इसके बीच में कौन सा द्वीप ये फैला हुआ है? कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप के जो मुख्य देश हैं, एक तो यहाँ पर आपका जो है कतर है। कतर के ऊपर एक देश है बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। मोतियों का देश। प्रश्न आता है मोतियों का देश किसको कहा जाता है? बहरीन को। तो बहरीन यहाँ पर है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, छोटे छोटे द्वीप हैं। और एक कतर है, इसकी राजधानी दोहा है। फिर संयुक्त अरब अमीरात है। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी आबू धाबी है। और यहीं पर एक विश्व फेमस वर्ल्ड जो है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध एक शहर है। कौन सा? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई में। तो यूएई की राजधानी दुबई नहीं है, जैसे भारत की राजधानी मुंबई नहीं है। हाँ, यहीं पर है। तो यूएई जो है, यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। ऐसे ही संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक राजधानी क्या है? दुबई है। ठीक, तो दुबई है यहाँ इसी यूएई पे। और इसके बाद में यहाँ ओमान है और यहाँ पर यमन है। यमन एक देश है।
तो ये जो है सऊदी अरेबिया हो गया। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। ठीक, तो इन ज़्यादा देशों की राजधानी नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनको बता दे रहे हैं। और ये ईरान हो गया। फिर जो है हाँ, ये सब सेंट्रल एशिया के वो उसके पश्चिम एशिया के देश हो गए। तो पश्चिम एशिया के देशों को एक बार फिर से देख लो हमारे साथ। तुर्की, और तुर्की अंतर्महाद्वीपीय देश है। तुर्की क्या है? अंतर्महाद्वीपीय। इसका कुछ हिस्सा कहाँ है? यूरोप में है। तुर्की के बाद में नीचे सीरिया है, सीरिया के बाद में जॉर्डन है, और समुद्र से लगा हुआ सीरिया के सहारे एक लेबनान देश है। कौन सा देश है? लेबनान। और इजराइल है। कौन सा देश है? इजराइल। तो 3 देश अपनी सीमा साझा किससे करते हैं? भूमध्य सागर से। सीरिया, लेबनान और इजराइल। और इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक सागर है, क्या नाम है? मृत सागर। अब इसको मृत सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा नमक पाया जाता है इस सागर में कि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे जीवित नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मृत सागर। और ये दुनिया की सबसे जो है निचला क्षेत्र कहलाता है। मृत सागर दुनिया का सबसे निचला क्षेत्र है। निचला क्षेत्र मतलब समुद्र तल से, सागर तल से सबसे निचला, लगभग 600 मीटर नीचा है सागर तल से। सागर तल क्या होती है? मतलब सागर का पानी क्या होता है? एकदम सपाट समतल होता है। तो वहाँ से फीता लेकर के नाप लेते हैं और उसको कहते हैं सी लेवल। क्या कहते हैं? सी लेवल। ठीक, और उसके बाद जहाँ कहीं पर उससे ज़्यादा ऊंचाई होगी तो उसको मीटर में नापते चले जाते हैं। अब ये जो यहाँ पर नेपाल में जो एक माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। किसके परपेक्ष में? सी लेवल के, समुद्र तल के। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 8,048, ऊपर यहाँ जाओगे तो इतना चलना पड़ेगा। ऐसे ही सबसे जो निचला पॉइंट है कौन सा है? डेड सी का है, जो है मृत सागर का सबसे निचला पॉइंट। लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। ये तो गहराई है गहरी, लेकिन समुद्र तल से जब इस सागर को नापा गया तो ये पाया गया समुद्र तल के नीचे है। ये समुद्र तल के नीचे है। ठीक, तो यहाँ प्रश्न आता है कि समुद्र तल से नीचे कौन सा पॉइंट है? तो मृत सागर है। ठीक, तो ये मृत सागर हो गया। और इसके अलावा जो है ये ईरान है। क्या है? वो इराक है। और ये ईरान हो गया, ये कुवैत हो गया, ये सब तेल उत्पादक देश हैं। ठीक, और इसके अलावा बहरीन है जो मोतियों का देश कहलाता है। और ये कतर हो गया, राजधानी दोहा है। यूएई है। ठीक, और ओमान हो गया, मस्कट इसकी राजधानी है। और यमन हो गया, सना इसकी राजधानी है। ठीक, और ये मक्का हो गया और ये मदीना हो गया। मक्का और मदीना को कौन सी रेखा काटती है? दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। मक्का और मदीना के बीच में कर्क रेखा। भाई यही रेखा तो जाएगी भारत में प्रवेश करेगी, तो ये कर्क, देखो ये सीधे ऐसे जा रही है भारत में, बांग्लादेश होकर के। ठीक, तो ये कर्क रेखा है। तो इस तरीके से ये एशिया के सभी देशों के बारे में जानकारी हो गई है। अब कभी जो है सारे जब पॉलिटिकल हो जाएगा तो एक क्लास में मानचित्र रख करके पूरा विश्व का नक्शा, उसमें हम देख लेंगे झील कहाँ है, सारे झीलों के बारे में। ठीक, प्रायद्वीप कहाँ कहाँ कौन से हैं, और मुख्य मुख्य नदियाँ कहाँ कौन कौन सी हैं, इन सबको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में फिर कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट की ज्योग्राफी है, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी मतलब जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, और जो है समुद्रों के बारे में किस तरीके से जो है समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा क्या है, ये सारी चीज़ें जो कंसेप्ट वाली हैं। देखो इनको तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, और याद कैसे होगा? रिवाइज करके। अभी ज़रूरी नहीं कि मानचित्र खरीदो, लेकिन जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ, पीडीएफ में मानचित्र सारा बना कर भेज रहा हूँ, और उनको जो है आप बना करके बार करके उन्हें याद करो। लिखते जाओ तो याद हो जाएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा।